हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 12th डे 9th वीडियो नंबर 11th आपकी यूनिट एटम एंड न्यूक्लियाई। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था आपके बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन के बारे में। मास डिफेक्ट पढ़ाया था आपको। मास डिफेक्ट का अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो डेल्टा एम इज़ इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस का जेड एम एन माइनस इंटू एम एन, यह आया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हम आपका बाइंडिंग एनर्जी के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आता है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी, कौन सी बाइंडिंग एनर्जी? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होते हैं? न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सीधा अगर हम कहें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में सारा मास क्या होता है? कंसंट्रेटेड। तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी क्या था? द एवरेज एनर्जी, मतलब आपको कितनी एनर्जी देनी पड़े कि एक न्यूक्लियन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर चला जाए, तो वो एनर्जी आपकी क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब आपको क्या पढ़ना है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या कहोगे कि टोटल एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी जाए, कितनी खर्च की जाए, कितनी स्पेंड की जाए ताकि न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से क्या चले जाएँ? इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट चले जाएँ। और हम क्या कह सकते हैं? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो? न्यूक्लियन से। या फिर क्या कहो, किससे डिवाइड कर दो? एटॉमिक मास से। तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया गया। यहाँ देखिए, ये वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? मास नंबर। मास नंबर के से डिनोट किया है ए से। क्या लिखा है? ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके अंदर है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। ठीक है। यहाँ आपको कुछ लिखा दिख रहा होगा, हाइड्रोजन 2, 3, हीलियम 4, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 18, 16, आयरन, मॉलिब्डेनम, आयोडीन, यूरेनियम। एक ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है। इस ग्राफ प्लॉट में आप ये देखिए कि ये वाली बाइंडिंग एनर्जी, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटॉप बताए थे ना, कि जिनका आपका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर क्या हो? अलग अलग। प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये देखो यहाँ पर। हीलियम देखो, लिथियम देखो, कार्बन देखो, ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन देखो। इन सब की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बहुत कम है ना। इन सब की बाइंडिंग एनर्जी कम है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इस पूरे ग्राफ में किसकी है? आयरन की। और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 और मास कितना होता है? 56। तो इसकी जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी आती है वो आती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? आयरन की। और वो भी कितनी है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे कम, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप देखो मास नंबर बढ़ता जा रहा है ना, मास नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आप ये देखो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जा रही है। और यूरेनियम की, जैसे यूरेनियम का सबसे ज़्यादा, इस पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है? मास नंबर किसका है? एटॉमिक मास ज़्यादा किसका? यूरेनियम का। कितना है? 238। और इसके जो करस्पॉन्डिंग आपकी बाइंडिंग एनर्जी आती है वो आती है आपकी 238 के जो कोरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी आती है वो आती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये भी पर न्यूक्लियन और ये भी क्या आती है? पर न्यूक्लियन। ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लाइटर एटम्स हैं, लाइटर मतलब जिनका एटॉमिक मास, आपको ये समझो जिसका एटॉमिक मास 20 से कम है। ठीक है। यहाँ तो 50 लिखा है। जिसका एटॉमिक मास 20 से कम है उन सब की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बहुत कम। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब जब हम 42 लेके 120 तक की रेंज में आएंगे तो एक ब्रॉड रेंज आ रही है बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ब्रॉड रेंज आ रही है। और उसमें भी आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। और वो कितनी आती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे, आगे जाने के बाद आप ये देखोगे जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, धीरे धीरे यूरेनियम, मतलब धीरे धीरे आपकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घटती जा रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि आप जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, यूरेनियम के पास जाने पे तो
अब सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने का रीज़न ये है, आप जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन सब सारे कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में, और दे हैव अ सेम चार्ज। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है, कूलाम्ब रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। तो कूलाम्ब रिपल्शन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। सबसे ज़्यादा किसकी थी, आयरन की, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, पर यूरेनियम की कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, है ना। Now students, see from this graph, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ वेरी स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई। मैंने आपको बताया, इस ग्राफ को देखकर आप ये कह सकते हो कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। क्लियर। इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम 2 to 20 देयर आर सर्टेन पिक्स शो दैट, देखो क्या कह रहा है आपको, यहाँ कुछ पिक्स दिखाई दे रही होंगी, है ना, इस 2 to 20 तक की मास नंबर की रेंज में कुछ पीक्स मैक्सिमा पे है और कुछ पीक्स मिनिमा पे है। ठीक है, जो पीक मैक्सिमा पे हैं वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल हैं और जो पीक्स मिनिमा में हैं वो लेस स्टेबल है। अब ये चीज़ कैसे पता लगी कि लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। देखो, जो आपके हायर स्टेबल हैं उसके मैंने एग्जांपल लिखे हैं, हीलियम 24, कार्बन 612। इधर देखो, हीलियम 24, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 4 - 2 = 2। ठीक है, कार्बन 612, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन भी कितने, 6। लिथियम ऑक्सीजन 816, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 8। यानी कि 2 से लेकर 20 तक के मास नंबर में जो भी आप न्यूक्लियाई उठाते हो, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपने देखा इनकी जो पोजीशंस हैं ये आपकी पीक पोजीशंस हैं। इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं, हायर स्टेबल हैं, मतलब ये स्टेबल हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम बाद में इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है लिथियम 36, बोरॉन 510, नाइट्रोजन 714, ये पीक्स पे नीचे की तरफ है। अगर ये नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। बट अगर आप निकालोगे यहाँ पर लिथियम 36, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 3। अभी आप कहोगे कि भाई मैम ये कैसे हो गया, अभी तो आपने ये कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, वो तो मोर स्टेबल हो गए। अब आप ये कह रहे हो यहाँ पे लेस स्टेबल होंगे। देखो, बोरॉन 5 और 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 5। बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ऑड नंबर हैं और यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे नंबर हैं, इवन नंबर। इसका मतलब जिन भी न्यूक्लियाई का नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे और इवन नंबर होंगे, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जिन्होंने पीक पोजीशन ऑक्यूपाई की है, जिन्होंने यहाँ पीक पोजीशन ऑक्यूपाई की, मैक्सिमम पोजीशन ऑक्यूपाई की, ये क्या है, मोर स्टेबल हैं। तो इनकी पोजीशन क्या है, हाईएस्ट पोजीशन है हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन। जबकि जो नीचे की तरफ हैं आपके लिथियम है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, इनमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हैं, ओड नंबर हैं। इस वजह से क्या है, डाउन पोजीशन पे है, मिनिमम पोजीशन पे है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन का एक ब्रॉड मैक्सिमम रेंज है, कहाँ से लेकर, 40 से लेकर 120 मास नंबर में। तो देखो यहाँ पर 40 to 120 के रेंज में जब आप आगे की तरफ जाते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी ढेर सारी एक ब्रॉड बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियाई का पर न्यूक्लियन की आपको वैल्यू मिलती है। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी आती है, आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26, और मास नंबर कितना, 56, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हो, आगे की तरफ जाने के बाद मास नंबर बढ़ता जाता है और यूरेनियम की वैल्यू आप देखोगे ग्रेजुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, मास नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और रिपल्शन स्टार्ट होने की वजह से आपका न्यूक्लियाई कैसा बन जाता है, लेस स्टेबल। और आपने पढ़ा होगा लेस स्टेबल यूरेनियम एटम बॉम्ब बनाने के काम आता है। यानी कि जो चीज़ लेस स्टेबल होगी वो आपकी रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना शो करेगी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी निकली थी, वहीं से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में निकल कर आया था।
और आपने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न होप्स तो 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है। एक में आप बॉम्ब बनाते हो, एक में हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हो और एक में एटम बॉम्ब बनाते हो। तो किस में कौन सी फिनोमेना के ज़रिए आपका एटम बॉम्ब बनता है और कौन से फिनोमेना के ज़रिए आपका हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, वो पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती क्या है, इसका ग्राफ क्या बताता है, ठीक है। ग्राफ की हर एक वाली चीज़ समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या कहता है। मैंने लिखा सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना। जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हो डिकम्पोजिशन, है ना, एक चीज़ दो में टूट जाती है, ठीक है। तो जो फिजन फिनोमेना होता है वहाँ से आपका हमेशा एटम बॉम्ब बनता है, और फ्यूज़न फिनोमेना जब होता है वहाँ से आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब। ये जो चीज़ थी ये बाइंडिंग एनर्जी की कर्व में आई थी। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बाइंडिंग एनर्जी का आपको इसमें पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है। अभी न्यूक्लियर फिजन बाइंडिंग एनर्जी के कर्व को कैसे एक्सप्लेन करता है। देखो आपको मैंने बताया जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आगे की तरफ जाओगे तो न्यूक्लियाई कैसा होता जाएगा, हैवी होता जाएगा। हैवी होने के बाद यहाँ पर जैसे आप यहाँ आए थे, मास नंबर बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियाई हैवी होता जा रहा है। हैवी होने के बाद ये कैसा हो रहा है, लेस स्टेबल। अगर ये स्टेबल है, अगर मैं अब इस साइड जाऊँ, ठीक है, इस तरफ जाऊँ, तो एक ये हैवियर न्यूक्लियाई किस में टूटेगा, दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा। एक चीज़ दो में टूटी, स्प्लिट हुई, स्प्लिट फिनोमेना क्या कहलाता है, फिजन। और यहाँ की इसकी मैक्सिमम कितनी है, 7.7। जाएगा आगे की तरफ, मान लो आयरन की रेंज में पहुँच गया, तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। एनर्जी क्या निकलेगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो यही चीज़ किस में काम आती है, न्यूक्लियर फिजन में। देखो मैंने यही लिखा है क्या, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, मिडल रीजन में जाएंगे, तो हमारे जो न्यूक्लियस टूटेगा वो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट के जो हमारे निकलेंगे, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वो क्या निकलेंगे, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी के निकलेंगे। तो वो क्या यूज़ होता है आपका वहाँ पर, न्यूक्लियर फिजन फिनोमेना यूज़ होता है। ये आपका क्या काम आता है, एटम बॉम्ब बनाने के काम आता है। फ्यूज़न, फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ेंगे कौन, अब दो लाइटर न्यूक्लियाई। आप देखो यहाँ पर जो दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कब, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। यानी कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई को आप जोड़ के आगे की तरफ जाते हो, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, तो फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। फ्यूजन में भी क्या हो रहा था, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। तो वहाँ पर क्या निकलेगी, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो वहाँ पर क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। तो याद रखना, फिजन और फ्यूज़न। फिजन से आपका बनेगा कौन सा बॉम्ब, एटम बॉम्ब, और फ्यूज़न से कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बॉम्ब। फिजन में एक चीज़ दो, एक लाइटर मतलब ये कहो एक हैवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा, और इसमें फ्यूज़न में दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ के एक हैवियर बनाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी निकल के सामने आता है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से सुनो कि फिजन फिनोमेना में, फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन में क्या होता है, फिजन में एक हैवियर लाइक यूरेनियम, एक हैवियर दो में टूटता है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से आपका क्या बनता है, एटम बॉम्ब बनता है। फ्यूज़न में दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ के एक हैवियर बनाते हैं, तो उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर प्रोडक्ट की क्या हुई, ज़्यादा, तो वो भी आपका क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन बॉम्ब। यहाँ पे एटम बॉम्ब और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब। अब एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी के, ठीक है। सीधा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम 2040 न्यूक्लियस गिवन। न्यूक्लियस का मास दे, मतलब आपको पूरा एक ये एटम का मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है 39.962589 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। आपको याद हो 1 AMU की वैल्यू आती है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और आपको एक रिलेशन भी याद होगा, मैंने आपको बताया था 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ठीक है। अब ये Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, Mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। आपको पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करके दे रखा है इसने, ठीक है। आपको निकालनी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अब आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, आपने पढ़ रखा है बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट इंटू c², ठीक है। सबसे पहले डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एम क्या होता है, ZMP प्लस A माइनस का Z
mn माइनस का m इंटू एन, मास ऑफ न्यूक्लियस, यही तो होता है। अब z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 20, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 1.0072825 प्लस a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 40 माइनस 20 कितना आ गया 20, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस आपको गिवन है 39.962589। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास मास डिफेक्ट। वीडियो को पॉज करके इस पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.367211 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है भाई। आपके पास आ गया मास डिफेक्ट। अब भाई बोला क्या था इसने, बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वेरी गुड। डेल्टा एम कितना है 0.367211 इंटू AMU इंटू सी स्क्वायर। व्हाट इज द सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट। और आपको याद हो हमने पूरा ये रिलेशन निकाला हुआ है, यही तो निकाला था हमने, याद हो आपको आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से E = mc², यही तो था वो, है ना। m क्या है मास 1 AMU, सी स्क्वायर कितनी वैल्यू आई थी इसकी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बार बार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इस पूरे की जगह क्या लिख दो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.366711 इंटू 931, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 341.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ गया आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी। और आपसे पूछा क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। तो पर न्यूक्लियन निकालने में क्या दिक्कत है भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल दो। पर न्यूक्लियन का मतलब क्या, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, अभी तो बताया आपको मैंने। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 341.87 अपॉन एटॉमिक मास कितना है 40। जब आप इसे 40 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आया। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ ड्यूट्रॉन गिवन दैट MP इतना, Mn इतना, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इतना। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करके देखें, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर और ड्यूट्रॉन होता है आपका 1H2। तो डेल्टा M निकाल लीजिए पहले, ZMP प्लस A माइनस का Z Mn माइनस का M इंटू N सी स्क्वायर। कितने प्रोटॉन है 1 और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है 1.007825। A माइनस Z 2 माइनस 1 मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.008665 और मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है 2.014103, ठीक है। अभी आपको डेल्टा M निकालना है, सी स्क्वायर मत लगाइए, इसको सॉल्व करो। सी स्टूडेंट्स डेल्टा एम की वैल्यू आ रही है 0.002387 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू है 0.002387 AMU इंटू सी स्क्वायर। और हमें पता है 1 AMU इंटू सी स्क्वायर कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा सा है 0.002387 को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी फॉर ड्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स हों आप पूछते रहिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।